नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम अग्निपथ। मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश के विकास को नई दशा और दिशा दी है। यूपी के विकास की नई इबारत लिखी गई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को आयोजित हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होने वाले 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिलेंगी। योगी सरकार का कहना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 8 धार्मिक स्थलों के लिए 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू होंगी। इसमें अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में काम शुरू करने की उम्मीद की गई है। सरकार के मुताबिक वाराणसी में 15,000 करोड़ से ज्यादा की 124 परियोजनाएं, अयोध्या में 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं और मथुरा में 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही चित्रकूट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, प्रयागराज, नैमिषारण्य, मिर्जापुर मिलाकर कुल 8 धार्मिक स्थलों में 86,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि करीब 11,500 करोड़ में कुशीनगर में, प्रयागराज में करीब 9,500 करोड़ रुपए, चित्रकूट में करीब 7,000 करोड़ रुपए, नैमिषारण्य में करीब 21,000 करोड़ रुपए और मिर्जापुर में 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही केंद्र सरकार ने अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। इसमें अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख है। वहीं इससे पूर्व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी केंद्र सरकार ने काफी रकम खर्च किया था और अब बांके बिहारी कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ यूपी सिरमौर बनने जा रहा है। तो वहीं देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह में भी यूपी का अहम योगदान है। आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के लिए सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत की। इससे प्रदेश में लगभग 34 लाख रोजगार सृजित होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस समृद्ध आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, उसकी राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। यूपी में पोटेंशियल है, विजन है और अपार संभावनाएं हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के उद्योग जगत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योगों में अपार संभावनाओं पर मंथन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात दी। निश्चित तौर पर ये परियोजनाएं 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सीएम योगी के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रस्ताव 2023 में इन्वेस्टर्स समिट में लाए गए थे, अब उन प्रस्तावों पर क्रियान्वयन होना शुरू हो रहा है, अमल किया जाना शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में संतोष दुबे बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही आपसे कुछ ही समय में आशुतोष पाठक प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के भी जुड़ेंगे और इनके साथ ही मनोज यादव सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी जी, आपका भी इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। तो शुरुआत संतोष जी आपसे ही करेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों पर पूरा फोकस किया जा रहा है, ये जो इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया गया था उसमें भी पूरा फोकस अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट से लेकर सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ा बजट भी पास किए जाने की जो पूरी कवायद है वो साफ तौर पर इस इन्वेस्टर समिट में देखी जा रही है। कितना बदलता अब उत्तर प्रदेश आगामी समय में नजर आएगा? देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य चल रहा है और उसके तहत भी चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, नैमिषारण्य हो और भी हमारे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिसको विकसित करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि लोगों का एक मानना था कि जो है जहाँ पे जो है धार्मिक नगरी होती वहाँ रोजगार नहीं पनपते या ऐसी चीजें होती, लेकिन यही सरकार करना चाह रही कि जहाँ धार्मिक नगरी हैं जिनका विकास अगर हम भरपूर तरीके से करेंगे तो वहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वो चाहे फूल बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, रेहड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, हर व्यक्ति को, क्योंकि पूरे देश से ऐसे धार्मिक स्थलों पे लोगों का आगमन होता है और बड़ी तादाद में होता है। तो क्या होता था पहले, अगर विकास नहीं होता था तो लोग आते नहीं थे, लोग अपना कभी कदार आए, दर्शन किए और चले गए। लेकिन आज क्या है, जिस तरीके से आपने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से आज अयोध्या में लाखों लोग दर्शन कर चुके हैं, लाखों लोग, और ये स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोज अयोध्या में 1 लाख 1.5 लाख लोगों के जो है दर्शन करने का जो है अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उससे क्या है कि अयोध्या के आसपास जितने भी बगल के जिले हैं, अयोध्या के लोग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक रोजगार का भरपूर अवसर मिल रहा है। तो इसी तरीके से सरकार ने ये जो अपना निर्णय लिया है कि चाहे काशी हो, मथुरा हो और भी नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य का भी हम लोग विकास कर रहे हैं पूर्ण तरीके से। तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अगर इनका विकास होगा तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, अगल बगल के जिलों में भी रोजगार पैदा होगा और वहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, क्योंकि उनको अपने ही जिले में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है मनोज जी,
आपका रुख करूंगी कि देखिए, जिस तरह से हम सभी सुनते हैं कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हमने देखा अयोध्या में प्रभु श्री राम का विशालकाय मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। आप लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति, प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे? युवाओं के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने अब युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इन्वेस्टर समिट में तमाम जो रोजगार के अवसर है वो लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी भी लंबे समय तक सरकार में थी। आप लोगों ने लगातार, आप देखते हैं कि विधानसभा सत्रों में आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन जो सरकार है, जो स्थितियां हैं, हम लगातार बदलती हुई अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए गरिमा जी, इतने बेहतर तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने जनता को और आपको, हमको, सबको गुमराह कर दिया। कितने बेहतर तरीके से कहा 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी 16 करोड़ से ज्यादा की है, और सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी बन जाने से उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी, जो लगभग 65% से 35 वर्ष के आसपास, जो बेरोजगारी और नौजवानों की जो आबादी है। तो मनोज जी, ये जो इन्वेस्टर समिट है उन्हीं लोगों के लिए तो है, बेरोजगारों के लिए ही तो है। इतने बड़े जो रोजगार के अवसर है वो भी मिल रहे हैं। गरिमा जी, अगर आप मुझे बोलने देगी तो मैं तथ्यों की बात करता हूँ। मैं भावनाओं से खेलता नहीं, और झूठ बोलना हमारे खून में नहीं। दोनों चीजें स्पष्ट बता दे रहा हूँ। सबसे स्पष्ट बात ये कह दूं कि 1.5 लाख लोग जो आ रहे हैं रोज प्रतिदिन दर्शन करने, इनकी तो आय का जरिया कुछ सरकार ने खोजा होगा। अगर आप कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट समिट है, तो 2017-18 से, 18 से मैं जोड़ रहा हूँ, 2018 से लेके और 2024 तक, अब तक इस सरकार ने लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश में। ये लगभग भारत सरकार के 1 साल के बजट के बराबर है। ठीक है। हमको आप अपने रिपोर्टर से पूछवाइए, या जो आपके विश्लेषक लोग हैं उनसे पूछवाइए कि उत्तर प्रदेश में उस 45 लाख करोड़ रुपए में कितने लाख करोड़ रुपए जमीन पे उतरा है। ये तो हुई पॉइंट ऑफ इन द पॉइंट की बात। ये कोई मतलब इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा नरेंद्र मोदी और योगी जी के भव्य कार्यक्रमों के लिए हमेशा से खर्च किया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से। इसमें जनता का कोई हित नहीं है, ना जनता के लिए कोई काम है। इसमें सिर्फ सरकार के अपने प्रचार के लिए कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए जितनी भी योजनाएं उतरी हैं। 2800 ब्रांचें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बैंकों की खुली थी उत्तर प्रदेश में। 2800, ये छोटा नंबर्स नहीं है किसी स्टेट में 2800 ब्रांचें खोली जाए, वो भी गवर्नमेंट की। सैमसंग जैसी कंपनी हमने यहाँ स्थापित की थी, IT सिटी हम लेके आए थे, स्थापित की थी। पराग और अमूल की कंपनियों को स्थापित किया था। SCL आई थी यहाँ पे, SCL को हमने उतार के जमीन पे रखा है, उसमें काम हो रहा है। तो हम जमीनी काम, मेट्रो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मेट्रो चालू कराई, वहां पे समाजवादियों की देना, चाहे वो कानपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नोएडा में जो विस्तारीकरण हुआ, जितनी भी मेट्रो बनी थी मायावती जी की सरकार में, उसके बाद का विस्तारीकरण समाजवादी पार्टी ने पूरे नोएडा, गाजियाबाद में किया। तो इस सरकार को सिर्फ झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, झूठ बोलते हैं। मैंने 45 लाख करोड़ का जिक्र किया। कृपया करके आप बीजेपी से और तमाम सारे विश्लेषकों से ये पूछ लीजिएगा कि कितने प्रतिशत पैसा जमीन पे उतर चुका है। बाकी तो 100 लाख। संतोष जी, देखिए, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखिए मनोज भाई जो भी कह रहे हैं, उनकी बातों से क्या कहें कि भाई इन लोगों का तो काम ही है कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से निवेशक यहाँ आ रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों के लिए कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, एक मिनट मनोज भाई, उस तरीके जिस तरीके से काम करती है, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो परियोजनाएं अभी साइन हो रहे हैं, साइन हो रहा, एकदम से धरातल पे नहीं आती है कोई चीज, उसके लिए समय लगता है। आप कोई चीज जो है आज साइन करोगे और कल तक बनके तैयार नहीं हो जाती है। इंतजार करिए, यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत अच्छा भविष्य उत्तर प्रदेश की सरकार तय कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। इसके लिए हम सभी लोग उसमें सहयोग करने का जो है, और जब उत्तर प्रदेश बनेगा तो सभी लोग उसमें कार्य करेंगे।
एक जवाब देंगे। जी मनोज जी। लुलु मॉल आया, लुलु मॉल, मेदांता हॉस्पिटल, आईटी सिटी, एचसीएल, अमूल, पराग का विस्तारीकरण, मेट्रोज, ये सब हम स्टेडियम, जितना कुछ हम लेके आए अपनी ही सरकार में लेके आए और बिना इतने गाजे बाजे के साथ लेके आए और चुपचाप काम शुरू किया। सारी योजनाएं 5 साल में जमीन पे आ गई थी। 7वां साल सरकार का चल रहा है, अभी सिर्फ हस्ताक्षर हो रहा है। अरे काहे के लिए मूर्ख बनाते हो भाई उत्तर प्रदेश की जनता को? मनोज जी, बहुत ज्यादा बेहतरी भी नजर नहीं आई आपकी सरकार में। आपको दिख नहीं रहा, आप जब क्या बात देखोगे करती तब है? पता लगेगा ना। आपको बेहतरी नहीं नजर आई? बादल उतर के देखते हैं, इसी कमरे में से लगता है, इसके गरिमा हिमायतन जी, होता है। दलित पिछड़ा सरकार चलाता है ना, तो इस देश का मीडिया आजकल के पत्रकारिता करने लगता है। मनोज जी, मीडिया पर सवाल मत कीजिए। सत्ता में जब आपको जहां पर सवाल करने होते हैं मनोज जी, आप लोग वहां से वॉकआउट कर जाते हैं और अब आप मीडिया पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, देखिए जिस तरह से अब इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया गया था और अब तमाम जो प्रस्ताव है उन पर क्रियान्वयन भी शुरू हो रहा है, अमल किया जा रहा है। कितना बदलता हुआ उत्तर प्रदेश पहले की अगर हम बात करें और अब की अगर हम बात करें तो नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल को साधुवाद दूंगा, स्वदेश न्यूज को, कि हम एक बहुत अच्छे विषय पर डिबेट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप विकास की परिपाटी को देखें हम लोग, तो सबसे पहले ताज एक्सप्रेस वे का निर्माण बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया और वो आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे लेके गए। लखनऊ के अंदर पुलिस मुख्यालय, तमाम बिल्डिंगें, लोक भवन, बहुत सारे काम उन्होंने किए। इसको नकारा नहीं जाना चाहिए, स्वीकार करना पड़ेगा। इकाना स्टेडियम, बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट उसकी कार्यकाल में हुए हैं। इसके बाद उसी परंपरा को और आगे ले जाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 कर रहे हैं। 3 सेरेमनी आप पहले कर चुके हैं। और मैं उल्लेख करूंगा कि ओडीओपी की योजना भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले लेके आए थे। आप ओडीओपी का मतलब था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा है। आगरा आपका चमड़ा उद्योग है, कानपुर आपका टेनरी उद्योग है, पान मसाला उद्योग है। मुझे नहीं लगता है कि वहां इस क्षेत्र में कोई काम किया गया। और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक प्लास्टिक सिटी के नाम से औरैया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो शायद आज की तारीख में जैसा कि तैसा पड़ा है। अब तीसरी चीज आती है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात दी और कई खरब रुपए का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं योगी जी ने, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन स्वागत तब हो कि जब आपके देश का जो टैलेंटेड युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, इंजीनियरिंग करके युवा घूम रहा है, आप जब तक छोटे उद्योगों, ओईएम, ओन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो छोटी इंडस्ट्री होती है, वो जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती है। जब बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो छोटे टूल रूम चाहिए होते हैं, उनकी दैनिक मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी जरूरतें होती है, वो फुलफिल करना आवश्यक है। मैं उदाहरण देता हूं आपको नोएडा से। नोएडा एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल शहर है, कांग्रेस के टाइम में बसाया गया था। आज की तारीख में आप नोएडा में देखिए कि तमाम इंडस्ट्री यहां से माइग्रेट करके हिमाचल और उत्तराखंड चली गई। सरकारों को उस समय ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया। वर्तमान में भी आज की तारीख में एक कॉमर्शियल हब बन के नोएडा रह गया। औद्योगिक वाली चीज खत्म हो गई है। डाइवू, डीसीएम डाइवू जैसी बड़ी कंपनी थी, वो लैंड आज की तारीख में डिस्प्यूट में पड़ी हुई है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपके होंडा आई थी, होंडा ने काम कम कर दिया यहाँ पर, तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि छोटे उद्योग, जैसे आपके पास इतने अच्छे एक्सप्रेस वे बन गए हैं, योगी जी की सरकार में अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है, अखिलेश जी की सरकार में आगरा लखनऊ हुआ, बसपा में नोएडा टू आगरा हुआ। तो ये सारे एक्सप्रेस वे के साथ में जो जमीनें हैं, जो गांव हैं, वहां पर आप छोटे ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, हैंडलूम उद्योग, इस सबको अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो मैं समझता हूँ आज आपके पास पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजली खूब मिल रही है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सकारात्मक है। इसमें मैं किसी तरीके की राजनीति नहीं देखता हूं। मुझे नहीं लगता है कि सपा वर्सेस भाजपा या बसपा, कोई इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव काम सब सरकारों ने तत्कालीन व्यवस्थाओं के अनुसार किए हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिस तरीके से, जिस जोश के साथ, एंथुसियाज्म मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के बहुत अच्छा एंथुसियाज्म, बहुत जोश के साथ वो आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी देखे कि आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी,
उसके बाद वो योजनाएं धरातल पर कितनी उतर पा रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक मैंने उल्लेख किया ओडीओपी का, शुरुआत में जब पहले टर्म में योगी जी की सरकार आई तब ये घोषणा की गई थी, लेकिन आज की तारीख को वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। आपके पास तमाम बड़े युवाओं की फौज है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा है, आप सेलेक्ट करिए, उनकी कमेटियां बनाइए, उनको सिंपल स्टाइपेंड आप दीजिए, तब 10-15 हजार रुपए महीने का, वो सारे काम करेंगे सरकार के। आप संविदा में कर्मचारी रखते हैं, बेहतर है कि आप उनको रोजगार दे सकते हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम आपने कह दिया, निवेश मित्र पोर्टल आप ले आइए, बहुत अच्छी बात है, उसको और सरलीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर राज अभी भी खत्म नहीं हुआ इंडस्ट्री में, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर और सरलीकरण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हम वास्तव में जो सपना सरकार देख रही है उसी तरीके का सपना जनता भी देख रही है। आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आरपी जी, जिस तरह से देखिए ओडीओपी की बात अभी नवीन जी ने की है, और असर भी हम इस तरह से लगातार देखते रहे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट तो हो रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो आखिरी गाँव है, जो आखिरी घर है, वहां तक क्या ये जो योजनाएं सरकार लेकर के आती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, क्या वो उन तक पहुंच पा रहा है, और अगर पहुंच भी रहा है तो कितना असर उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा? गरिमा, उत्तर प्रदेश को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो परिवेश है, जिस तरह का माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए सबसे ज़्यादा आबादी है, लगभग 22 करोड़ आबादी है, जिसमें युवाओं की आबादी ज़्यादा है। निश्चित रूप से अगर उस प्रदेश में इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते हैं और उसको धरातल पर उतारा जाता है तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, चाहे जो बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, और वर्तमान सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो। एक चीज़ जो सबसे पहले, बहुत पहले की जो स्थिति है, जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश को समझता हूँ, वहाँ पर ऐसा था कि पहले निवेश का कोई वातावरण नहीं था। बहुत सारे, जैसे माफिया राज खत्म होना, और इस तरह से, जिस तरह से बहुत सारे बाड़े थे, तमाम थे लोग, जिस तरह शोषण वाली स्थिति की हमेशा जो है उद्यमी घबराता था उत्तर प्रदेश में जाने से। लेकिन आज की स्थिति ये है कि निश्चित रूप से योगी सरकार और जब डबल इंजन की सरकार, और खास करके योगी जी को श्रेय दिया जाना चाहिए कि अब इन्वेस्टर उतना घबराहट में नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे इंस्पेक्टर राज की बात की जा रही है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, और भी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, और ये सब बढ़ने की वजह से हम ये नहीं बताना चाहते कि राम मंदिर और काशी मथुरा से ही विकास हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर युवाओं को काफ़ी रोजगार मिलना चाहिए। हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार है और आज का जो परिवेश है बिल्कुल अनुकूल है। इसके पहले भी था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमेशा जो है, हम लोग चूँकि मीडिया से सारी चीज़ों को, सारी खबरें आती रही हैं कि वहाँ पर कुछ न कुछ जो है अड़चन थी, और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर की थी। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ मजबूत हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है, और आम लोगों से भी जाके बातचीत करो, मैं कभी लखनऊ जाता हूँ, गोरखपुर जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, तमाम लोगों से बातचीत की जाती है, तो एक लोगों के अंदर थोड़ा सा तसल्ली है कि प्रदेश में जो है थोड़ा कानून का राज जरूर है, जो पहले एकदम से नहीं होता था। तो ये सारे परिवर्तन है। अब जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर समिट हुआ, 10 लाख करोड़ का जो है MOU साइन हुआ, इसके पहले भी साइन हुआ, ये चौथा इन्वेस्टर समिट है, और इसके बाद जो धरातल पर चीज़ें नहीं उतर रही, तो उसको करने की ज़रूरत है। वर्तमान सरकार चूँकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी इसकी सरकार केंद्र में भी है और वर्तमान में यहाँ पर भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा गरिमा, और तमाम जगहों पर लोग पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा जरूरी उसका टूल है, और उसको करने की जरूरत है, जो आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, अब आशुतोष पाठक, प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मनोज जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बातें कही जाती रही हैं उत्तर प्रदेश में, कि पहले की सरकार में जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आई, डबल इंजन की सरकार आई, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी बेहतर हुआ। सुरक्षा की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो काफी बदली है। जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि पता नहीं लोग किस आंखों से क्या चीज देखना चाहते हैं। इस सरकार ने हत्याएं करवाई हैं पुलिस से। आप करिएगा, इसको मुझे शब्द कहने में एक किंचित मात्र भी मुझे कोई रस नहीं है कि मैं ना कह पाऊं। हत्याएं करवाई हैं, चाहे वो जेलों में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे मीडिया के सामने हो। इसको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? गजब बात है। कौन से मानक पे ये अच्छी मानी जाएगी? किस दृष्टिकोण से इसको अच्छा माना जाएगा? रेप करें भाजपा वाले
थाने में लिखे ना FIR भाजपा वाले और सरकार की तारीफ करो कि बड़ी अच्छी है। मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ा लखीमपुर खीरी का, एक दलित महिला के साथ बीजेपी के ठेकेदार और नेता ने रेप किया। वो कम से कम SP CO जो DIG है बरेली ब्रांच, बरेली रेंज का, सबके पास 2-2 3-3 बार जा चुकी है। उसकी मैंने खुद SP को 2 बार फोन मिलाया, उनका PRO फोन उठा के साहब मीटिंग में, कि SP की बहन के साथ रेप हो जाता तो तब भी वो SP मीटिंग में ही बैठा रहता क्या? मैं जानबूझ के ऐसा शब्द बोल रहा हूं गरिमा जी। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश और देश में। कौन सी संस्था को आपने फ्री कर रखा है? और आप हमारी सरकार के बारे में बताओगे? UP 100 जैसी व्यवस्था कौन लाया भारतवर्ष में? अभी हमारे दुबे जी ने कहा पुलिस मुख्यालय, भारतवर्ष में इतना बेहतरीन पुलिस मुख्यालय किसने बनाया? पुलिस रिफॉर्म किसने किया? हजारों हजार गाड़ियां अब कौन लेके आया? UP 100 की व्यवस्था को अपडेट करके अमेरिकन सिस्टम पे हमने डेवलप किया, ये कौन किया? वो मठ वाले बाबा जिनको घंटा बजाने के सिवा दूसरा काम ना आता है, और या तो इनकाउंटर करवा सकते हैं, पुलिस से हत्या करवा सकते हैं लोगों की। इसको लॉ एंड ऑर्डर कहना अगर सही कहते हैं तो माफी चाहता हूं। ऐसा तो हमारे मोहल्ले का गुंडा भी कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको मुख्यमंत्री बना दो, वो भी इसी पैटर्न पे काम कर लेगा। मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था, चीजों को समृद्ध और सही करना, ये मेरे ख्याल से एक प्रक्रिया है इस देश में। क्यों अराजकता की तरफ इस देश को लेके जा रहे हो ये कह के कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि 100 घटनाएं होती हैं तो उसमें मात्र 20 घटनाओं को दर्ज किया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति, और फिर भी उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। अभी भी महिलाओं पे अत्याचार में, महिलाओं पे बलात्कार में और डकैती में, सब चीज में नंबर 1 बना हुआ है। क्यों बताइए? आपने अभी भी कहा, यानी आप ये बात भी मानते हैं कि जब पूर्व में आपकी सरकार थी तो भी अपराध में नंबर 1 नहीं था। आप लोगों ने क्या बेहतरी के लिए किया था? आपको इतने काम गिना गए, आप गरिमा जी अब तक सुन ना पाई। धन्य है आप लोग, धन्य है। हमने पूरी दुनिया की कथा बता दी कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था की बात करिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करिए। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से अव्यवस्थित नजर आती थी। आप रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। UP 100 व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या आपको मालूम है? पुलिस रिस्पांस सिस्टम क्या डेवलप किया आपको मालूम है? पुलिस मुख्यालय आपने उत्तर प्रदेश है। आप अगर ये बात कह 90 जैसी व्यवस्था महिलाओं अपराध को रोकने के लिए बनाई गई, वो आपने देखा है? जाना है कुछ? पूछो ना बीजेपी के प्रवक्ता से कि व्यवस्थाओं का मोदी जी ने असर कितना और हो रहा ये है, क्या किया व्यवस्थाओं का असर कितना हुआ था आपकी सरकार में मनोज जी, ये मुद्दे की बात है। चलिए आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ आशुतोष पाठक यूथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, पहले यूपी की पहचान गन और गोली थी, अपराध और पिछड़ापन था। आज शांति साफ तौर पर नजर आ रही है, विकास भी आप लोग भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आरोप है लगातार लगाए जा रहे हैं विपक्षी दल के, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात करें, लगातार आरोप लगाए भी जाते रहे हैं, लेकिन जो असर है वो जनता भी देख रही है, साफ नजर भी आ रहा है। आशुतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्या सवाल था? जी, जिस तरह से हम पहले देखते थे कि जब पूर्व की सरकारी थी तो यूपी की पहचान गन और गोली हुआ करती थी, पिछड़ापन हुआ करता था, और अब जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आप विरोध करेंगे, और जिस तरह से अभी अभी आप सुन भी रहे थे मनोज यादव जी को, उन्होंने भी अपनी तमाम सरकार की जो योजनाएं थी उसे भी गिनाया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया था उन्होंने उसको भी गिनाया। लेकिन अब और पहले की तस्वीर काफ़ी बदलती नजर आ रही है, जनता भी ये भाप रही है। देखिए, तस्वीर तो बदलती जा रही है, इसके बारे में व्याख्यानित किस तरीके से किया गया और क्या किया जा रहा है, ये बातें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। मैं सोनभद्र जिले से आता हूँ, यहाँ की 3 घटनाओं का केवल मैं उल्लेख करूंगा, केवल 3 घटनाएं, और इन तीनों घटनाओं में किस तरीके से संलिप्तता रही और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो कितना मेंटेन है। यहाँ पे सबसे पहले हत्या की जाती है, सपा के ही अध्यक्ष हुआ करते थे, नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद, उनकी दिन दहाड़े, वो भी सुबह के टाइम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज तक क्या हुआ? आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। जहां तक हो सका इस पुलिस महकमे के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की गई। दूसरी हत्या की गई रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष की, उनके खिलाफ भी आज तक कहीं कुछ हो नहीं सका। और इतनी अच्छी
ठीक है। और पी श्रीवास्तव जी, हम आपका रुख करेंगे कि देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर होती रही है, लेकिन हम देख भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी ये महसूस कर रही है कि लगातार जो कार्रवाई है वो भी हो रही है। अपराध के क्षेत्र में जिस तरह से पहले हम देखते रहे और अब देख रहे हैं, तस्वीरें काफी कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मैं भी सुन रहा था, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहाँ पर डायल 100 की व्यवस्था हुई और भी सारी चीज़ें, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आपने काम किया, लेकिन धरातल पर कितना उतरा ये देखने वाली बात है। आप पहले की भी घटनाएं देखिए, जिन लोगों पर आप बोल रहे थे कि इनको गोली मार दिया, ये कर दिया, हालांकि वो लोग देखिए कानूनी रूप से तो वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे लोग भी नहीं थे, जिसको लेकर के देखिए सोसाइटी इस बात को तय करती, निर्धारित करती है कि क्या है वर्तमान में परसेप्शन क्या जा रहा है। हमारा ये नहीं कहना कि हम उस बात को तस्दीक करते हैं कि किसी को आप जेल में गोली मार दीजिए या कहीं भी मार दीजिए, कानूनी रूप से गलत है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये सारे लोग पनपे कब, इनका कब प्रादुर्भाव हुआ, इन सारी चीज़ों को भी देखने की जरूरत है। कभी इन्हीं पार्टियों से वो सांसद रहा करते थे, कभी विधायक रहा करते थे, तो इन बातों को बहुत ज़्यादा ये करने से बेहतर यह है कि आपने जो अच्छा काम किया बिल्कुल गिनवाइए, और वो काम जरूरी भी है, और वर्तमान सरकार भी अगर कोई अच्छा काम करती तो उसे भी गिना जाना चाहिए। अभी आप, मैं योगी जी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था आज क्या, कि उन्होंने पहले देखिए उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का नारा मुलायम सिंह सरकार ने किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे एक बात और कहा, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, फिर उद्यम प्रदेश। अगर हम देखिए वहाँ के लोगों के, वहाँ के ज़मीनी लोगों का अगर भला कर सकते हैं, वहाँ इतना बड़ा मैन पावर है जो युवाओं का है, उसका उपयोग कर सकते हैं, जो बाहर चले जाते हैं, पलायन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तमाम जगह जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कोरोना में प्रभावित हुए जो प्रवासी मजदूर थे, जो यूपी और बिहार के थे। तो सवाल है कि इनके लिए ज़रूरी है, हमें लगता है कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो उस समय वो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, केंद्र में किसी और सरकार थी, हो सकता है उसको बहुत सारी अड़चनें आ रही। अगर योगी जी डबल इंजन की सरकार में पूरी व्यवस्था करते हैं, उद्योगों को बढ़ावा दे देते हैं, इतने समिट को धरातल पर उतारते हैं, तमाम, आप देखिए उत्तर प्रदेश को हमने अभी देखा है, जहाँ तक सड़कों का विस्तार हो, तमाम चीज़ें, ये काम पूर्ववर्ती सरकारें भी करती आ रही, लेकिन उसका विस्तार हुआ है। काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी बेहतर हुआ, जबकि पहले कभी होता ही नहीं था इस तरह से। बिजली की समस्या नहीं है। इन तमाम चीज़ों के होने के बाद अगर आज की डेट में धरातल पर ये सारी योजनाएं उतरती हैं, तो हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार, उसको श्रेय दिया जाना चाहिए, बट ये कि उतारने की ज़रूरत है। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, ये हम भी कहते हैं, लेकिन हम किसी भी दल के बारे में, सबने अच्छा काम करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जो कमियां रही हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की तरफ लोग जो है उद्योगपति रुख नहीं कर रहे थे। तो हमें ये कहना है कि अब एक तरह से अगर वातावरण बनता है तो निश्चित रूप से मोदी जी की योजनाएं हैं। देखिए ODOP की बात किया इन्होंने, पूरे देश में ODOP लागू है, हर जगह कुछ न कुछ काम हो रहा है, उस पर काम होना चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा अच्छा फार्मूला भारत सरकार का, अगर उस पर काम होता है और सरकारें, प्रदेश सरकार कर लेती है, तो ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा प्रयास होगा। लेकिन उसके अलावा अन्य भी बड़े उद्योग और तमाम चीज़ों को जब तक उत्तर प्रदेश में नहीं लाया जाएगा, तब तक जो है वहाँ का युवाओं का उद्धार नहीं हो पाएगा, वहाँ की विकास की गति रुक जाएगी। और अगर इस तरह के समिट हो रहे हैं और धरातल पर उतर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सराहनीय है। जी आशुतोष जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम जो आरोप है वो लगाती रही है विपक्षी पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, और इन सब के बीच इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और तमाम जो आप लोग कह रहे थे कि भाई प्रभु श्री राम के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति बीजेपी की है, और जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद फिर क्या करेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए कि इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, और जो प्रस्ताव थे अब उनका क्रियान्वयन भी तेजी से किया जाना है, युवाओं को बेरोजगार मिलेगा, और जो प्रवास जो करते थे युवा, जो शिक्षित होते हुए भी प्रवास करते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे या अन्य देशों का रुख करते थे, अब वो उनकी जगह बल्कि उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। ये जितने भी वादे किए जाते हैं ना, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय किए जाते थे। अभी पिछली मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कुछ इंटरप्शन हुआ था, उसको भी क्लियर कर दूं। अभी जो मान्यवर थे उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात बोली कि एकदम से शांति है, सारा सुशासन यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे हमने एक नाम और छोड़ दिया, एक यहाँ पे राम दुलारी गौड़ नाम के एक यहाँ पे विधायक है, और उनकी स्थिति ये थी कि अभी उनको 25 साल की सजा हुई है। ये भी बीजेपी के ही है। जो यहाँ पे ये रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उनकी जो हत्या हुई वो भी बीजेपी के ही थे।
तो यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप बात करते हैं शांति व्यवस्था की, और शांति व्यवस्था की जो जड़ है वो खुद ही ढीली है। दूसरा चीज, ये इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, चुनावी माहौल जब जब आएगा, करोड़ों में जीरो तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे जिसका आकलन एक आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी को इससे फायदा क्या है? अभी इससे पहले करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो भी इन्होंने लोन के रूप में बांटे हैं, उन उद्योगपतियों का हाल वर्तमान में क्या है, ये कभी जानने का प्रयास किया गया? आप यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे केवल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उस सर्टिफिकेट की वास्तव में धरातल पे वैल्यू क्या है? उनको कितने रुपए की नौकरी मिली? उनका रोजगार क्या चल रहा है? आज रोजगार की स्थिति अच्छा, ये आप है लोगों कि की भी सरकार थी आशुतोष जी, आप लोगों की सरकार में आप लोगों ने कितने इन्वेस्टमेंट किए थे? कितने ये जो समिट है वो कितने आयोजित किए थे? अब उन चीजों का अगर हम डाटा प्रस्तुत करें तो आज के डेट में जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं वो किसके पहल पे आई थी? चाहे जो भी हो, आज जो भी आप नाम लें उसकी बुनियाद किसने रखी थी? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही देन थी। और किसकी देन थी? अगर किसी के पास हो डाटा तो वो बताए। लेकिन लगातार कांग्रेस को तो नकार रही है उत्तर प्रदेश की जनता। तो अब करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ आप बताते रहिए, बताने में क्या है? भाई आशुतोष जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो तो नकार रही है ना लगातार कांग्रेस को। नकारना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमलों में फंसना है। और वर्तमान में इन 10 सालों में जो भी इन्होंने किया, अब जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा में बात करना होता है और कुछ इनका धरातल पे है नहीं। भाई आप लोग कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की, हमने काफी बेहतर किया, तो अब शिक्षित लोग भी तो मौजूद है उत्तर प्रदेश में, बड़ी संख्या है शिक्षित लोगों की, तो वो तो तय करेंगे ना कि बेहतर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी आधार पे वो वोट करते हैं। फिर भी कांग्रेस को नकारा जा रहा है। क्षेत्र में तो इतना विकास हो गया कि हर अब एक पढ़ने वाला लड़का पहले प्री क्वालिफाई करेगा, फिर मेंस क्वालिफाई करेगा, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाएगा। ये चौथा एक मानक इन्हीं लोगों के कार्यकाल में आ गया है। उसके बाद अगर उसको उम्र रही, ज्वाइनिंग लेटर मिला, तब जाके वो बेचारा नौकरी कर सकेगा। ये तो हाल है शिक्षा का। और शिक्षा जगत में अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ आजमाना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, उसके लिए भी क्या क्या चीजें होती हैं, किन तरीके से नेताओं के द्वारा ज्वाइनिंग कराने और उनको नौकरी देने के नाम पे किस तरीके से पैसा लिया जाता है, उसका भी कोई जवाब नहीं है इस गवर्नमेंट का। तो और बातें बहुत हैं, अब क्या क्या बोला जाए, बाकी चीजें तो सब ठीक है। आपके पास फिर से लौटूंगी, नवीन जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम बातें कही जा रही हैं, शिक्षा को लेकर के तमाम बातें, विकास को लेकर के तमाम बातें, रोजगार को लेकर के तमाम बातें, उद्यम क्षेत्र को लेकर के तमाम बातें। अब इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, विपक्षी जो पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बसपा की बात करें और चाहे कांग्रेस की बात करें, इसके साथ ही जो तमाम दल है उनकी बात करें, लगातार आरोप लगाती रही है। लेकिन इस इन्वेस्टर समिट से कितना जो असर है वो देखने को मिलेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव के आखिरी घर की बात करें तो इस तौर पर देखिए, ऐसा होता है जब कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, आप अगर कोई एफर्ट करते हैं, आप अगर 100 का टारगेट लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप 30-40 का अचीवमेंट आसानी से कर सकते हैं अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है। और वो इच्छा शक्ति इस सरकार में दिखाई दे रही है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज आती है, अभी कानून व्यवस्था पर काफी चर्चा हम लोग कर रहे थे, मैं उस पर आता हूं। तकनीक का विकास जैसे जैसे होता है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, या 2007 से 2012 मायावती जी की सरकार थी, उसके बाद में 17 के बाद योगी जी की सरकार आई, तो आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपराध के नियंत्रण में। उस समय वो व्यवस्था उतनी डेवलप नहीं थी, उतनी सस्ती नहीं थी, उतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। जैसे जैसे अब एआई भी आ गया है, तो जैसे जैसे आप स्ट्रीट के ऊपर कैमरे लगाते जाएंगे, सड़कों पर कैमरे लगते जाएंगे, अपराध स्वतः नियंत्रित होता चला जाएगा। दूसरी चीज आती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि वहां छोटे स्तर पर जिस तरीके की चीजें हुआ करती थी, छिनैती की घटनाएं ज्यादा थी, स्नैचिंग बहुत ज्यादा थी, इसको मनोज जी को स्वीकार करना पड़ेगा। वो पुलिस का फेल्योर था, और वो पुलिस का फेल्योर क्यों था वो मनोज जी बखूबी जानते हैं। लेकिन बहुत डिटेल में आने की आवश्यकता नहीं, समय के बदलाव के साथ तकनीक बदलती है और अपराध नियंत्रित होता है। दूसरी चीज आती है कि अब मैं एक चीज और कहता हूं कि आप पूर्वांचल के बड़े हिस्ट्री सीटरों के नाम ले लीजिए।
उनमें से किसी का भी एनकाउंटर आज तक योगी जी की सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? एक अपराधी था जो आपका क्रिकेट खेलता था, वो एसएसपी वहां खड़े हुए ड्यूटी बजा रहे थे और उसको नहीं कंट्रोल कर पाए थे, गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। ये स्थितियां भी इस उत्तर प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार में देखी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज आती है कि मेरा है तो साफ है, दूसरे का है तो गंदा है, ये नहीं चलेगा। बलवंत शहर का एक हिस्ट्री सीटर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, उसकी सारी क्लीन चिट हो जाएगी थोड़े दिन के बाद। अजीत पवार को ले लीजिए, शुभेंद्र अधिकारी को ले लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, एकनाथ शिंदे को ले लीजिए, इनके खिलाफ भाजपा के लोग बोलते थे और आज वो लोग कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी में, और नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल पाक साफ है, बेदाग है। तो इस तरीके का सिस्टम अगर आप चलाएंगे, आपको तराजू अगर हाथ में है न्याय का आपके, तो पलड़े तो बराबर आपको रखने पड़ेंगे, तभी ये जनता समझ पाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कहने जा रहा हूं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का लगभग 45 से 50% वोटर जो है वो युवा है, और युवा आपकी संवेदनाओं से, इन सब से प्रभावित होने वाला नहीं है। भाजपा ने निसंदेह साइनिंग इंडिया, फील गुड और दुनिया भर की नारे दिए हैं। इस बार भी बहुत अच्छा नारा दिया है आपने कि उत्तम प्रदेश और उसके बाद उद्धम प्रदेश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन नारों को धरातल पर जब तक नहीं उतारा जाएगा, युवा कैसे समझेगा कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? बहुत अच्छे बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आ रहे हैं, रोज हम देखते हैं, 4 अखबार आते हैं तो चारों में बड़े फुल पेज विज्ञापन, लेकिन उनकी धरातल और जमीनी हकीकत भी बतानी चाहिए। ठीक है, संतोष जी आपका रुख करूंगी कि देखिए आपकी सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और भी तमाम जो अन्य विपक्षी दल है उन सभी की तरफ से। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे लेकर के तमाम बातें कही जाती रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, हालांकि चाहे बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है और भी तमाम जो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अभी भी बेहतर नहीं है, ऐसा तमाम जो विपक्षी दल है इनका कहना है। ऐसे में सरकार इन्वेस्टर समिट भी कर रही है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर के आ रही है, लेकिन पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ आगे आने वाले समय में होगा? इत्मीनान से मैं साथियों को सुन रहा था और मैं देख रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिल्कुल माफिया राज खत्म है, गुंडे या तो जेल में हैं या तो जो है वो ऊपर चले गए हैं। तो सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने गुंडों को पोषित किया था, जिन लोगों ने गुंडों को बढ़ाया था, जिन लोगों ने गुंडों के, अब इतना मैं कहना चाहूँ कि गुंडों के जो है कुत्तों से हाथ मिलाने का काम किया था, आज वो बता रहे हैं कि गुंडे जो है, गुंडा राज है यहाँ उत्तर प्रदेश में। अरे गुंडे तो चले गए, जब गुंडे चले जाएंगे उसी के बाद यहाँ जो है जब शांति व्यवस्था रही तभी उद्यमी आता है। आपके सरकार में क्यों नहीं आया? इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ कि जो है गुंडा, आज दर्द तो होगा इनको ना, क्योंकि गुंडों को पोषित किया था इन्होंने, प्रफुल्लित किया था, उनको बढ़ाने का काम किया था, उनके बल पे जो है जमीनों का कब्जा ये लोग करते थे, उनके बल पे जो है नेताओं का कब्जा करते थे। तो आज निश्चित ही दर्द इन लोगों को होगा कि आज योगी राज के जो सरकार चल रही है योगी जी की, और जिस तरीके से गुंडों पे पुलिस एक कहर बरपा रही है, गुंडे जो है या तो जेल में है और या तो जो है ऊपर चले गए, कहने में कोई गुरेज नहीं है। सबने देखा है गुंडों को मिट्टी में मिलते हुए, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और आज उसका कारण यही है कि उत्तर प्रदेश से निवेशक आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, यहाँ उद्योग धंधा लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भय मुक्त राज है और भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। तो मनोज जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम बातें आप सुन रहे थे, अभी अभी हमारे साथ संतोष दुबे जो लगातार बोल रहे थे अपनी सरकार को लेकर के, आप लोगों की सरकार में जो छिनैती की घटना और इसके साथ ही चोरी की घटनाएं और तमाम अपराधों को लेकर के भी हम राजनीतिक विश्लेषक भी जो है हमारे साथ नवीन, वो भी तमाम बातें कह रहे थे। लेकिन जो स्थितियां हैं वो अब हम काफी बदलती हुई देख रहे हैं, आप भी सुन रहे थे। ऐसे में जो आप लोगों के तमाम आरोप है, जहां पर आवाज उठानी चाहिए वहां पर आवाज दब जाती है और जहां पे जरूरत नहीं रहती वहां पे आप लोग बोलने लगते हैं। गरिमा जी, मैं पूरी डिबेट में सिर्फ एक ही चीज मॉनिटर करता रहा, मेरा काम नहीं मॉनिटर करने का, कि आपने सरकार से कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई भी टफ तो पूछ क्वेश्चन। रहे थे भाई, हम तो मनोज जी एक मिनट रुक जाइए। मैंने पूछा कि 45 लाख करोड़ में कितना जमीन पे उतर चुका है, आपने नहीं पूछा, ना बीजेपी ने जवाब दिया। आपने हमारी सरकार में जो घटनाएं घटित करने की बात करी, तो बाईमानदारी आपके चैनल पे एक बात बता रहा हूँ, मीडिया आर्काइव में चले जाइएगा और अखिलेश यादव जी का नाम टाइप करके पूछेगा उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को लेके अखिलेश जी का बयान। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसीलिए हमने यूपी 100 जैसी व्यवस्था स्थापित की।
इसीलिए हम 10-90 लेके आए, इसीलिए पुलिस का रिफॉर्म किया, इसीलिए गाड़ियों की व्यवस्था की, इसीलिए हमने तमाम सारे इंक्रीमेंट लेके आए जिससे कि अपराध पे कंट्रोल किया जा सके। ढपली बजाने के लिए नहीं लाए थे ये व्यवस्थाओं का व्यवस्था। क्रियान्वयन कितना हुआ मनोज जी? दिया जलाने के लिए लेके आए थे ना, वो इसी किया के जाएगा लिए आए थे, इसी के लिए लेके आए थे। आप सवाल नहीं पूछेंगे ना, ऐसे ही पुलिस अब सारा काम कर ले रही है, ऐसे ही यूपी 100 की व्यवस्था चल रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, हमारे दुबे जी बैठे हैं और ये हमारे जो साथी कांग्रेस के बैठे, इनसे पूछिए कि 102 और 108 की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, किसी गर्भवती महिला के लिए और एक चोटिल एक्सीडेंटल और बीमार लोगों के लिए, क्या आज वो जिंदा बची है क्या उत्तर प्रदेश में? कौन सा काम कर रहे हैं? दिया जला देने से, घंटा बजा देने से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाएगा? शर्म करिए, ऊपर वाले को भी जवाब देना रहता है, यही सारा सवाल जवाब नहीं होता है। न्याय करती है, प्रकृति न्याय करती है, ऊपर वाला न्याय करता है। इतना झूठ का प्रोपगंडा नहीं फैलाना चाहिए किसी सरकार को। पूछिए मेरी सर नवीन दुबे जी से, पूछिए अगर मेरी बात गलत है तो। पूछिए हमारे आशुतोष जी से, पाठक जी से, कि मनोज यादव गलत कह रहे हैं कि आज अगर 102 नंबर मिलाओ, 108 नंबर मिलाओ तो तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगी। पूछ के देखिए, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे आप डिस्ट्रॉय करिए, मैं चाहूंगा मैं माफी मांगू आपके चैनल पर योगी आदित्यनाथ के काम से। अगर मरीज को एम्बुलेंस नहीं दे सकते, अगर मरीज को अस्पताल और दवा नहीं दे सकते, तो क्या दे रहे हो? कौन सा ट्रिलियन बिलियन की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और चलिए आपके पास फिर से लौटूंगी मनोज जी। हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी जी, जिस तरह से देखिए कि तमाम बातें अब मनोज जी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इनकी सरकार थी उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लेकर के आते रहे हैं, लेकिन अभी अभी आप भी कह रहे थे, हम ये भी देख रहे थे कि उनका क्रियान्वयन उतने बेहतर तरीके से नहीं हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम हुई है उसकी सराहना की जानी चाहिए, हम भी वो भी बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि सारी चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती हैं ये कह देने से। डायल 100 आप लाए, बिल्कुल लाए, अगर कोई घटनाएं उस समय हो रही थी और उनका ग्राफ ऊपर था तो रोकना सरकार का काम था। तो ये तो बात सच है कि कोई भी सरकार, चाहे सपा की सरकार हो, इसके पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मायावती सरकार की भी बड़ी सराहना की जाती थी। उन्होंने बहुत सारे माफियाओं पर कार्रवाई किया। तो सवाल ये होता है कि जिस प्रदेश में इस तरह से माफिया पनप रहे हैं उनको जड़ से समाप्त करने की भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये चूंकि डिबेट में समय कम है, मैं पिछले 5 दशक के माफियाओं का नाम गिना सकता हूं कि कौन किस तरह से पनपा, लेकिन सवाल उसका नहीं है। आज वर्तमान में जो भी सरकार है, अगर इन पर अंकुश लगाने में कामयाब हो रही है और कुछ वातावरण जरूर, आप देखिए, मिलने अगर हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं तो निश्चित उससे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो है अगर इस दिशा में काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर सारे निवेश को जो अभी समय कम है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संतोष जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और नवीन जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अब कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाई है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और तेजी से विकसित प्रदेश के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा। शुरुआत हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देख चुके हैं। पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज के इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।